हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजस स्टडी पॉइंट पर। आज हम लोग भारत की जलवायु के तीसरे पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहले और दूसरे पार्ट में हमने जो है शीत ऋतु की क्रियाविधि और भारत के अंदर जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून के बारे में और भी बहुत सारे फैक्ट है, उनको हमने कवर किया है। और जो बच गए हैं, जो पॉइंट जो हमने जो है दो पार्ट में नहीं पढ़ा, उनको आज पढ़ेंगे। और इसके साथ ही हम लोग जो है बहुत सारे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे अटेंड करने को मिलेंगे। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या, पहले हम वो बता देते हैं कि भारत जो जलवायु के अंदर जो टॉपिक बच गए, जैसे क्या बच गया, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बच गए, तो किस प्रकार से उनकी उत्पत्ति होती है, वो किस प्रकार से उनकी संरचना होती है, वो सब पढ़ेंगे। और उसके बाद में मानसून आता है तो मानसून वापस लौटता है, तो मानसून का निवर्तन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद जहाँ है कुछ ऐसे प्रदेश जहाँ पे बारिश नहीं होती, जैसे वृष्टिचाया प्रदेश क्या होते हैं, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग मानसून का निवर्तन। क्या होता है मानसून का निवर्तन? तो सबसे पहले हम लोग यही है कि समझते जाएंगे कि होता क्या है, उसके बाद हम लोग जितने भी पॉइंट है उन पॉइंट्स को जो है पढ़ते जाएंगे, सारे पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे। मानसून अपने को पता है 1 जून को भारत में, 1 जून को भारत के केरल के मालाबार तट से जो है एंट्री करता है। और उसके बाद में आता आता धीरे 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 जो है उत्तर की ओर बढ़ता जाता है। और उत्तर की ओर बढ़ने के बाद जो है 1 सितंबर को जो है मानसून जो है वो वापस लौटना शुरू हो जाता है। वापस लौटना क्यों शुरू होता है उसका भी हम कारण पढ़ेंगे। कि ये हम देखते हैं कि 21 जून को जो है सूर्य के प्रकाश की जो लंबवत किरणें हैं वो कहाँ पड़ती है। 21 जून को सूर्य के प्रकाश की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है। और 21 जून के बाद सूर्य जो है वापस क्या होता है, वापस दक्षिणायन शुरू हो जाता है, दक्षिण की तरफ गति करना शुरू कर देता है। और मानसून बनता कैसे है और मानसून से किस प्रकार से बारिश होती है, ये सब हमने पहले पढ़ लिया है। थोड़ा सा पढ़े तो मानसून बनने का मेन कारण होता है एक ITCZ, निम्न दाब का एक क्षेत्र होता है, जहां पर निम्न दाब हवा जो है वहां गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और वहां पर एक निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। और उस निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए आसपास की हवाएं चलती है और उसी से जो है, और जब भी निम्न दाब का क्षेत्र काफी बड़ा होता है तो हवाएं जो है वो अरब सागर से जो है ITCZ को भरने के लिए आती है। इस प्रकार से हम लोग जो है मानसून की क्रियाविधि पढ़ते हैं। लेकिन जब सूर्य दक्षिणायन शुरू हो जाता है तो जो अपन पहले पढ़ते हैं कि जो यहाँ पे जो है ये ITCZ अपने आप को जो है स्थापित कर लेता है। तो जब सूर्य दक्षिणायन शुरू होता है तो ये सूर्य के दक्षिणायन होने के साथ साथ ITCZ भी जो है वो दक्षिण की तरफ गति करने लगता है। तो ITCZ के दक्षिण की तरफ गति करने के कारण उत्तर की तरफ जो है वो निम्न दाब के क्षेत्र की जगह जो है उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। और उच्च दाब के क्षेत्र बनने की वजह के कारण इसके यहाँ पे जो है वर्षा नहीं होती, या फिर मानसून का निवर्तन शुरू हो जाता है। पढ़ते क्या क्या हम लोग जो है मानसून के निवर्तन में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले मानसून जो है वो 1 जून को केरल के मालाबार तट से प्रवेश करता है, फिर धीरे धीरे जो है वो उत्तर भारत की ओर जो है बारिश करता चला आता है। लेकिन मार्च से जो है 1 सितंबर को जो है वो मानसून का निवर्तन शुरू होता है। कहाँ से? राजस्थान में। राजस्थान में सबसे कम बारिश होने का मुख्य कारण ये भी है कि लगभग लगभग 15 जुलाई के आसपास जो है, या फिर 1 जुलाई के महीने में जो है मानसून राजस्थान में आता है और 1 सितंबर को लौट जाता है। मतलब मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून से जो राजस्थान में वर्षा बहुत ही कम होती है। और सबसे पहले जो मानसून जो लौटता है वो शुरुआत कहाँ से होती है, वो राजस्थान से ही होती है। फिर धीरे धीरे आगे जाते जाते जो है वो मानसून पूरा आगे चला जाता है। मानसून लौटने के साथ साथ बारिश भी होती है। जो मानसून आता है तब भी बारिश होती है और मानसून जब लौटता है तब भी बारिश होती है। लेकिन मानसून लौटेगा तो बारिश कैसे होगी? यहाँ से लौटेगा वापस, तो यहाँ से तो कोई जलवाष्प की मात्रा होगी नहीं, तो यहाँ से बारिश होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। लेकिन मानसून जब यहाँ से अपना वापस लौटेगा इधर से, तब बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरेगा। और बंगाल की खाड़ी के ऊपर से जब मानसून गुजरेगा तो बंगाल की खाड़ी के ऊपर जो पर्याप्त नमी है वो नमी को ग्रहण करेगा और आगे जो पूर्वी घाट पर्वत है वहां पूर्वी घाट पर्वत से टकरा कर वहां पे क्या होगी? बारिश। तो मानसून के निवर्तन के दौरान जो है पूर्वी घाट पर्वत पे या पूर्वी तटीय मैदानों पर जो है वो क्या होती है? बारिश होती है। मानसून के निवर्तन के साथ साथ अपने ये पढ़ते हैं कि बारिश दो प्रकार से होती है। एक प्रकार तो ये हो गया कि यहाँ ऊपर से गुजरेगी जो हवा है मानसून निवर्तन के साथ साथ, तो ऊपर से गुजरेगी बंगाल की खाड़ी के, तो यहाँ नमी को जो है वो ग्रहण करके आगे पूर्वी घाट पर्वत से टकरा के वहां पे नमी को गिरा देगी, या फिर वहां पे क्या होगी? बारिश। दूसरा ये पढ़ते हैं कि बंगाल की खाड़ी पर जब गर्मी होती है, ITCZ यहाँ पे होता है, या फिर यहाँ पे जो निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, इस निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए आसपास की हवाएं चलती है। और हवाएं जो है, इसको आज ही पढ़ेंगे कि जब समुद्र में किसी भी निम्न दाब को क्षेत्र भरने के लिए, निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए कोई हवाएं चलती, तो हवाएं सीधी नहीं चलती, वो चक्कर के रूप में चलती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? चक्रवात बोलते हैं। तो ये चक्रवात आगे बढ़ते हुए देखो पूर्व से पश्चिम की तरफ गति करते हुए जो है वो पूर्वी तट के मैदानों पर बारिश करता है। ये भी मानसून के निवर्तन में हम साथ में पढ़ते हैं। उसके बाद कोई और पॉइंट बनता है, यही बनते हैं मेनली जो है मानसून निवर्तन के। मानसून निवर्तन जो है होता क्या है, वो मानसून का वापस लौटना ही मानसून निवर्तन होता है।
अब हम लोग जो है दो दो पॉइंट है वो हम लोग यहाँ से पढ़ लेंगे, और दो पॉइंट जो स्किप हो गया उसको हम लोग वापस समझ लेंगे। चलो देखते हैं। मानसून के लौटने की क्रिया को ही मानसून का निवर्तन कहा जाता है। मानसून का निवर्तन क्या होता है? मानसून का ही लौटना मानसून का निवर्तन होता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, ये हमने पढ़ लिया। और उसके बाद 22 जून से सूर्य क्या होता है? वापिस दक्षिण की तरफ गति करने लगता है। और सूर्य दक्षिणायन होने के परिणाम स्वरूप क्या होता है? पश्चिम उत्तर भारत में गर्मियों के मौसम में स्थापित अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र मतलब ITCZ भी दक्षिण की तरफ चलने लगता है। जब सूर्य दक्षिणायन हो गया तो जहां सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेगी वहीं पर क्या रहेगा? वहीं पर निम्न दाब का क्षेत्र, या फिर वहीं पर भी क्या रहेगा? ITCZ। तो सूर्य दक्षिणायन होगा तो ITCZ भी जो है वो दक्षिण की तरफ खिसकने लग जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, सेम ही पॉइंट है, ये भी काफी पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं। मानसून का निवर्तन जो है वो 1 सितंबर से शुरू होता है, हमने पढ़ लिया है। और 15 अक्टूबर तक आते आते समस्त मानसून जो है वो पूरी भारतीय उपमहाद्वीप से लौट जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप क्या होता है ये हमने जो है एक ही वीडियो में चर्चा कर रखी है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं और क्या कारण है कि भारतीय उपमहाद्वीप को अलग से पढ़ा जाता है। मानसून का निवर्तन राजस्थान से प्रारंभ होता है, ये हमने पढ़ लिया कि मानसून का जो निवर्तन या मानसून जो लौटना शुरू होता है वो कहाँ से होता है? वो राजस्थान से शुरू होता है। मानसून के निवर्तन के काल में अक्टूबर और नवंबर के महीनों में जो है सर्वाधिक वर्षा जो है पूर्वी तटीय मैदानों पर होती है। मानसून के निवर्तन काल में जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है? वो पूर्वी तटीय मैदान पर होती है, वो हमने बता दिया। क्योंकि जब मानसून वापस लौटेगा तो स्थल खंड से लौटेगा, और स्थल खंड से लौटने के कारण यहाँ पर वातावरण में या फिर इन हवाओं के अंदर जो है वो पर्याप्त नमी की मात्रा नहीं होगी। लेकिन जब बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरेगा तो वहां पे पर्याप्त नमी की मात्रा होगी, और नमी की मात्रा होने से वो क्या करेगा? बारिश करेगा। कुछ और पॉइंट्स है। मानसून के निवर्तन में पूर्वी तटीय मैदान पर वर्षा जो है दो कारणों से थी, दोनों कारण हमने पढ़ लिए, वापस भी देख लेते हैं। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में क्या होता है? बंगाल की खाड़ी के जो है जल अत्यंत गर्म हो जाता है, और लौटता मानसून बंगाल की खाड़ी से जो है अक्टूबर के महीने में पर्याप्त नमी ग्रहण करता है, और ये हवाएं पूर्वी घाट से टकरा कर जो है वहां पे वर्षा करती है, हमने पढ़ लिया। क्या पॉइंट था कि जब मानसून जब वापस लौटता है तो बंगाल की खाड़ी से पर्याप्त नमी को ग्रहण करता है, और नमी ग्रहण करने के बाद क्या करता है? वो पूर्वी घाट परों से टकरा के वहां पे वर्षा कर देता है। दूसरा कारण क्या होता है? दूसरा है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इनको थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे। अक्टूबर के महीने में जब प्रथम सप्ताह तक बंगाल की खाड़ी जो है बहुत ही गर्म हो जाती है, बंगाल की खाड़ी की ऊपरी गर्म सतह उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के लिए बहुत ही अनुकूल दशाएं प्राप्त करती है। जब बंगाल की खाड़ी की सतह जो गर्म होगी तो वहां पे जो है निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा, और वो जो है जब निम्न दाब का क्षेत्र किसी जलीय सतह पर बनता है तो वो चक्रवात के लिए एक अनुकूल दशा प्रदान करता है। अक्टूबर के महीने में बंगाल की खाड़ी में उष्ण चक्रवात उत्पन्न होते हैं। अक्टूबर के महीने में जो है वो बंगाल की खाड़ी में उष्ण चक्रवात उत्पन्न होते हैं। यह उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पूर्व से पश्चिम की दिशा में भ्रमण करते हुए पूर्वी घाट परों से टकराते हैं, और पूर्वी घाट परों से टकराकर बंगाल की खाड़ी में बनने वाला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पूरे तटीय मैदान पर वर्षा करता है। ये सब हमने पॉइंट डिस्कस कर लिए। आगे हम लोग देखेंगे वृष्टि छाया क्षेत्र। वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है? वृष्टि छाया क्षेत्र पढ़ने से पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि जब हवाएं अपनी दिशा में, आर्द्र हवाएं अपनी दिशा में चल रही होती है तो वो क्या होती है? किसी पर्वत से टकराकर हवाएं ऊपर उठ जाती है, और पर्वत से टकराकर ऊपर उठने पर उनमें क्या होती है? एडियाबैटिक तापहास होता है, और वर्षा तो वहां पे क्या होती है? वर्षा होती है। ये लोग हमने जो है सारी की सारी डिटेल में जो है पिछली वीडियो में देख लिया है। यहाँ पे वर्षा होने के साथ क्या हो जाएगी? यहाँ नमी की मात्रा, जो हवाएं थी उनमें हवाओं में नमी की मात्रा कम हो जाएगी, और हवाओं में नमी की मात्रा कम होने के साथ साथ जब हवाएं आगे बढ़ेगी तो इसके इधर की तरफ, पर्वत की दूसरी साइड, पहले हम लोग देख सकते हैं कि जो पवन जिस तरफ से आ रही है उस तरफ की ढाल को कहा जाता है पवन सम्मुख ढाल। पवन के सामने मुख है तो पवन सम्मुख ढाल, और अगर पवन के विपरीत ढाल है उसको बोला जाता है पवन विमुख ढाल। तो यही कारण है कि पवन विमुख ढाल पर जो है इतनी वर्षा नहीं हो पाती, क्योंकि नमी जो है वो कम पड़ जाती है। और उसके बाद दूसरा कारण ये भी होता है कि यहाँ पे वर्षा नहीं होती। रेन शेडो एरिया क्यों कहा जाता है कि यहाँ वर्षा? एक तो ये कारण है कि यहाँ पे नमी की मात्रा कम होने से वर्षा नहीं होती। दूसरा कारण ये है कि हवाएं जब हल्की हो जाती है हवाएं जो है नीचे चली जाती है, और इनमें क्या होते हैं? एडियाबैटिक ताप वृद्धि होती है। जब हवाएं नीचे जाएगी या जब हवाएं हल्की होगी तो फिर जो है उन हवाओं में एडियाबैटिक ताप वृद्धि होगी, और जब तापमान की वृद्धि होगी तो उनका आप जो है सापेक्षिक आर्द्रता क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी, और इस पीछे वाली जगह पे बारिश
नहीं हो पाएगी। ये सारे के सारे पॉइंट जो है हम आगे वाले पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। ये आप थोड़ा सा समझ लें कि पवन के जो सामने ढाल है वहां पे जो है हवाएं टकरा के ऊपर उठेगी, वहां पे बारिश होगी, लेकिन पीछे वाली जो पर्वत की जो है दूसरी पवन विमुख ढाल है वहां पे वर्षा नहीं हो पाती। उसको क्या कहा जाता है? रेन शेडो एरिया या फिर वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। पॉइंट्स क्या लिखा हुआ है? समुद्र से आने वाली हवाएं, समुद्र से आने वाली हवाएं अथवा मानसूनी हवाएं पर्वत के सामने वाली ढाल मतलब पर्वत सम्मुख ढाल से टकराकर पवन सम्मुख ढाल पर तो ये बहुत वर्षा करती है, लेकिन पवन विमुख ढाल पर बहुत कम वर्षा करती है। अतः पवन विमुख ढाल को ही वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, वृष्टि छाया क्षेत्र कहाँ बनता क्यों है? इसके दो प्रमुख कारण हैं। दोनों प्रमुख कारण हमने पहले देख भी लिए हैं और वापस ये पॉइंट पढ़े हैं वो भी हम देख लेंगे कि समुद्र से आने वाली हवाएं, मानसून हवाएं जब अपनी नमी को पवन सम्मुख ढाल पर छोड़ देती है, जो आर्द्रता है अपनी नमी है उसको पवन की सम्मुख ढाल पर छोड़ देती है, जिसके चलते हवाओं में जो है वो नमी पश्चिम घाट पर्वत के पूर्वी ढाल पर उतरती है, तो इनमें नमी की मात्रा कम हो जाती है, जिसके चलते ये हवाएं वर्षा नहीं कर पाती। जैसे ही मान लो पश्चिम घाट पर्वत से जो ये वर्षा जो है हवाएं टकराती है तो यहाँ पे तो फुल वर्षा होती है, लेकिन फिर आगे बढ़ती है तो नमी क्या हो जाती है? नमी की मात्रा कम हो जाती है, और नमी की मात्रा कम होने से इस वजह से पश्चिम घाट की जो पूर्वी ढाल है वो पूर्वी ढाल पे वर्षा नहीं हो पाती या फिर बहुत ही कम वर्षा होती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रेन शेडो एरिया या फिर वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। दूसरा क्या कारण है? जब हवाएं पवन विमुख ढाल के सहारे नीचे उतरती है, जब हवाएं नीचे उतरती है तो एडियाबैटिक ताप वृद्धि होती है। जब एडियाबैटिक ताप ह्रास होता है, जब हवाएं ऊपर चढ़ती है तो हवाएं ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है वो तापमान में कमी आती है, तो एडियाबैटिक ताप की कमी होती है। लेकिन जब हवाएं नीचे नीचे की ओर बहती है तो उनमें क्या होती है? एडियाबैटिक ताप की वृद्धि होती है, जिसके कारण तापमान में वृद्धि होती है और गर्म हवाओं की सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? आर्द्रता घट जाती है और ये हवाएं जो है वर्षा नहीं कर पाती। आर्द्रता कम हो जाएगी, सापेक्षिक आर्द्रता, तो हवाएं जो है वर्षा नहीं करवा पाएगी। ये हो गया हमारा वृष्टि छाया प्रदेश। दो पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। तीसरा है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं? पहले इनको भी हम लोग पढ़ लेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि इनको उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्यों कहा जाता है। क्योंकि हम जब ये पढ़ते हैं ताप कटिबंध पढ़ते हैं, तो ताप कटिबंध में हम लोग ये पढ़ते हैं कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री जो है वो कर्क रेखा और 30.5 डिग्री मकर रेखा। ठीक है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो भी क्षेत्र होता है इसको क्या बताता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और यहाँ पर जो चक्रवात बनेंगे इन चक्रवातों को क्या कहा जाएगा? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाएगा। और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते कैसे हैं, क्या होते हैं, पहले हम लोग इनको देखेंगे, इनकी दिशा क्या होती है, उसके बाद हम सारे पॉइंट देखने शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कोई समुद्र है, उस समुद्र पे जो है तापमान की वृद्धि होगी, या फिर समुद्र में एक ऐसा पॉइंट बनेगा जहां पर जो है निम्न ताप होगा, सॉरी निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा, जो कि हर जगह जब सूर्य की प्रकाश की लंबवत किरणें पड़ती है तो निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है। और निम्न दबाव के क्षेत्र को भरने के लिए आसपास की हवाएं चलती है, ये हमने बहुत बार पढ़ लिया। तो जब आसपास की हवाएं चलती है तो ये समुद्र में क्या होता है? हवाएं सीधी नहीं चलती, समुद्रों में हवाएं सीधी नहीं चलती। कैसे चलती हैं? चक्र के रूप में चलती है। इसलिए तो इनको क्या बोलते हैं? चक्रवात बोलते हैं। सीधी न चल के चक्र के रूप में चलती है और इसीलिए इनको बोला जाता है चक्रवात। लेकिन चक्र कैसा होता है ये भी अपने को याद रखना है। उत्तरी गोलार्ध में इनका चक्र होता है एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में इनका चक्र होता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस प्रकार से होते हैं ये चक्र। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में कैसा होता है? सदर्न हेमिस्फीयर में कैसा होता है? क्लॉकवाइज चक्र होता है इस प्रकार से। तो हवाएं चलेगी वो चक्र में चलेगी, और चक्र किस प्रकार का होगा? उत्तरी गोलार्ध में जब चक्रवात बनेंगे तो उनमें हवाओं की गति कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में कैसी होगी? क्लॉकवाइज। उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब हवाएं केंद्र की ओर बढ़ती है, क्योंकि जो निम्न दाब का क्षेत्र है वो केंद्र की तरफ है, जब केंद्र की ओर बढ़ती है तो एक निश्चित दूरी तक ही बढ़ पाती, पूरा केंद्र की तरफ या केंद्र के अंदर बिल्कुल ही हवाएं नहीं आती। एक निश्चित दूरी तक आकर फिर हवाएं क्या होती है? ऊपर उठ जाती है, और इसको क्या बोला जाता है? उस दूरी को, उसको बोला जाता है चक्रवात की दीवार कहा जाता है। भाई हवाएं चलेगी, जैसे मान लो ये चक्रवात यहाँ पे बना है, यहाँ पे जो है निम्न दाब का क्षेत्र है, तो इस प्रकार से हवाएं चलेगी। उत्तरी गोलार्ध है तो एंटी क्लॉकवाइज हवाएं चलेगी, लेकिन हवाएं यहाँ तक चल के फिर क्या हो जाएगी? हवाएं ऊपर उठ जाएगी और इस जगह पे हवाएं अंदर नहीं आ पाएंगी। तो इस जो है बॉर्डर को क्या कहेंगे? चक्रवात की दीवार कहा जाएगा। और बीच में जो जगह होती है जहां पे निम्न दाब का क्षेत्र बनता है उसको बोलते हैं चक्रवात की
आंख बोला जाता है। ये जो है शांत क्षेत्र होता है। यहाँ पर बिल्कुल भी चक्रवात की हलचल या फिर हवाएं नहीं होती, यहाँ पे बादल नहीं बनते, यहाँ पे बारिश भी नहीं होती, इसको बोलते हैं चक्रवात की आंख। उसके बाद में हम लोग पढ़ते जाते हैं चक्रवात की दीवार, चक्रवात की आंख पढ़ ली। उसके बाद चक्रवात जो है वो गति करता है। अपने उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात गति करता है वो कहाँ से कहाँ करता है, वो पूर्व से पश्चिम की तरफ गति करता है। चक्रवात जो गति करता है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ आता है। इसीलिए बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात बनता है, बे ऑफ बंगाल में जो चक्रवात बनता है वो कहाँ से टकराता है, वो पश्चिमी तटीय मैदान से टकराता है। और वहां पे बरसात भी होती है और वहां पे कभी कभी भारी तबाही भी होती है। ये भी हम लोग देखते हैं, काल वैसाखी वगैरह हम लोग पढ़ते हैं। अब सारे के सारे पॉइंट्स जो मैंने बता दिए ऑलमोस्ट, अब हम लोग जो है इसके पॉइंट्स यहाँ पे देखेंगे। एक हम लोग ये देख लेते हैं कि चक्रवात की जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, वो होता है संघनन की गुप्त ऊष्मा होती है। क्या होती है? संघनन की गुप्त ऊष्मा। कर्क रेखा मकर रेखा के मध्य उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को जो है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। हमने देखा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में अत्यधिक निम्न दाब का क्षेत्र पैदा होता है, और केंद्र में निम्न दाब का क्षेत्र पैदा होता है। और निम्न वायु दाब होने के कारण हवाएं जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जो है प्रवाहित होती है। और केंद्र की ओर ये हवाएं, आने वाली हवाएं जो होती है, ये सीधे प्रवेश केंद्र में ना करके कैसी होती है, चक्र के रूप में प्रवेश करती है। और उत्तरी गोलार्ध में चक्र कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में चक्र की दिशा क्या होती है, क्लॉकवाइज चक्र की दिशा होती है। आगे हम लोग देखेंगे जब बाहर से केंद्र की ओर हवाएं प्रवेश करती है तो केंद्र के रूप में केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती, बल्कि एक केंद्र के पास एक निश्चित दूरी पर ही ये जो है हवाएं पहुंचकर अपने ऊपर की ओर उठ जाती है। और चक्रवात के केंद्र को चक्रवात की आंख कहा जाता है। जब हवाएं आसपास के जो है केंद्र की तरफ, पूरे केंद्र की तरफ ना आके और एक निश्चित दूरी के बाद जो है वो क्या होती है, ऊपर उठ जाती है। और उसको क्या, जो चक्रवात की आंख का एक जो है शांत क्षेत्र होता है, और इसके ऊपर का आकाश जो है वो मेघ रहित होता है। और उसके बाद में आ गया पॉइंट, जिस निश्चित सीमा से टकराकर हवाएं जो है ऊपर उठती है उसे चक्रवात की दीवार कहा जाता है। तो जिस निश्चित दूरी से जो है हवाएं टकरा के ऊपर उठती है उसको चक्रवात की दीवार कहा जाता है। और चक्रवात के बीच का जो, जहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र पैदा होता है, जहाँ पे हवाएं बिल्कुल भी नहीं चलती, जहाँ पे जो है शांत क्षेत्र होता है, जहाँ पे बारिश नहीं होती, जहाँ पे बादल नहीं बनते, उसको क्या बोलते हैं, चक्रवात की आंख बोला जाता है। ठीक है। और आंख जो है वो एक प्रकार का शांत क्षेत्र होता है। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स भी, सारे पॉइंट्स जो हमने काफी डिस्कस कर लिए। ये करना रह गया कि चक्रवात की जो आंख होती है उसका लगभग व्यास जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये कोई फिक्स नहीं है, कभी कम भी होता है, कभी ज्यादा भी होता है, कभी काफी ज्यादा होता है। तो लगभग जो है सामान्यतः कितना देखा जाता है कि जो चक्रवात की आंख होती है उसका व्यास जो है 25 से 30 किलोमीटर होता है, और जबकि पूरे चक्रवात का व्यास जो है वो 80 से लेकर 300 किलोमीटर तक हो सकता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उनकी दिशा कहाँ से कहाँ तक होती है, ये भी हमने देख लिया कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है। इसलिए बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात पश्चिम की ओर गति करते हुए भारत में पूर्वी घाट पर्वत से टकराकर वहां वर्षा करवाते हैं। उष्ण चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत जो है वो संघनन की गुप्त ऊष्मा होती है। उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं, इनकी जो है क्या होती है, ऊर्जा का स्रोत संघनन की गुप्त ऊष्मा। अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट लिखा हुआ है कि संघनन की गुप्त ऊष्मा होती क्या है, वो भी हम लोग जो है देख लेते हैं। पानी की गर्मी से जब जल वाष्प के रूप में परिवर्तित हो, जब पानी जो गर्म होकर जल वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है, और जल वाष्प का जल बूंदों में ही बदलना क्या कहलाता है, संघनन। संघनन और वाष्पन ये सब हम लोग जो है साइंस में पढ़ते जाते हैं। जब जल वाष्प पानी को गर्म करते हैं, जल वाष्प बनता है, और वही जल वाष्प वापस जो है वो वर्षा के रूप में या पानी के रूप में वापस चेंज होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, संघनन। वो क्रिया संघनन कहलाती है। जब जल वाष्प जल बूंदों के रूप में बदलता है तो जल वाष्प की गुप्त ऊष्मा का क्या होता है, वो वायुमंडल में समाहित हो जाती है। जब जल वाष्प क्या होता है, जो पानी जो समुद्र के ऊपर जो जल वाष्प बना है, वो जल वाष्प ऊपर जाके जो बारिश के रूप में या फिर जो जल की बूंदों के रूप में बदलता है, तो उसके जो ऊष्मा होती है, उसका जो जल वाष्प होता है, उसकी ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा किसमें बदल जाती है, वो वायुमंडल में ही चली जाती है। और उसके बाद इससे हम जो है संघनन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। संघनन की ऊष्मा, संघनन मतलब जब बारिश की जो है जल वाष्प जो है बारिश की बूंदों में रूप में बदलना, वो संघनन कहलाता है। और इसके ऊष्मा जो है या फिर इसकी ऊर्जा जो है वो कहाँ हो जाती है, वायुमंडल में ही समाहित हो जाती है, और इसको बोला जाता है संघनन की गुप्त ऊष्मा। जब चक्रवात भ्रमण करते हुए स्थल खंड में प्रवेश करते हैं तो चक्रवात की आंख के केंद्र को जो है प्राप्त होने वाली संघनन की गुप्त ऊष्मा बाधित हो जाती है, और ये चक्रवात की मृत्यु हो जाती है। चक्रवात जो है जब स्थल खंड की ओर आएंगे, जब स्थल के ऊपर आएंगे, तो जो है संघनन की गुप्त ऊष्मा खत्म हो जाएगी, लेकिन होगी नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है पानी, जल वाष्प की मात्रा नहीं होगी। जल वाष्प की मात्रा कहाँ पे होती है, जल वाष्प की मात्रा होती है समुद्र या फिर जलीय भाग के ऊपर। जब स्थल के भाग के ऊपर जब चक्रवात आ जाएगा तो वहां पर जो है वो जल के वाष्प या जल संघनन की जो गुप्त ऊष्मा है वहां पर जो है वो नहीं होंगी, और उससे जो है चक्रवात को एनर्जी या ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, और इसलिए वो चक्रवात की मृत्यु हो जाती है।
यही तो सारे थे पॉइंट्स जो हमने पॉइंट डिस्कस कर लिए। जो चक्रवात के बारे में हमने डिस्कस किया, उसके पहले जो हमने जो है वृष्टि छाया प्रदेश या रेन शेडो एरिया के बारे में डिस्कस कर लिया, और भारत में मानसून के निवर्तन को भी प्रक्रिया को समझा। इसके बाद हमने जो है जितने भी 3 पार्ट में जो भी पढ़ा है, इसमें सारे के सारे जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ जो है इंक्लूड यहाँ पे रख रखे हैं, जो आप जो है क्वेश्चन देखें और उनको सही करने का प्रयास करें। और ये क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है? भाई ये क्वेश्चन पूरा टाइप नहीं होगा। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक निम्न में से कौन सा है? तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हमने सारे पढ़ लिए, जिसमें जो है अक्षांश भी था, ठीक है, समुद्र से दूरी भी थी, हिमालय पर्वत भी था। हिमालय पर्वत भी भारत की जलवायु को प्रभावित करता है, हमको पता है। कि अपन ने ये देखा था कि 23 डिग्री कर्क रेखा और 23 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा, इनके बीच में उष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है। लेकिन पूरे भारत में ही उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्यों? क्योंकि भारत में हिमालय पर्वत क्या करता है, जो रूस या फिर चीन से जो ठंडी हवाएं आती हैं उनको रोक लेता है। इसलिए पूरे भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो भारत की जलवायु के सारे जो है कारक प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ प्रवेश करता है? तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून केरल के मालाबार तट पर प्रवेश करता है। इसका आंसर हो जाएगा ड। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून से पूरे भारत में कितने प्रतिशत वर्षा होती है? भारत में औसत दक्षिण पश्चिम जो मानसून से होती है वो लगभग कितनी होती है? 90%। 90% वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। मानसून किस भाषा का शब्द है? ये भी हम, ये जो क्वेश्चन है ना वो लगभग हमने सारे ही डिस्कस कर रखे हैं, पॉइंट्स पढ़ रखे हैं। मानसून जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, और अरबी भाषा के किस शब्द से बना है? वो मौसम शब्द से बना है। अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? मौसम ही होता है। तो मानसून जो है वो एक अरबी भाषा का शब्द है। ग्रीष्म ऋतु के जून माह में उत्तरी भारत में बहने वाली गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? जून महीने में उत्तरी भारत में अंदर जो हवाएं बहती है, जो निम्न दाब का क्षेत्र जो है बनता है, उसके बाद उस निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए जो है वो हवाएं चलती है, उन हवाओं को क्या कहा जाता है? उन हवाओं को जो है वो लू कहा जाता है। क्या कहते हैं? लू कहा जाता है। अगला है उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून जो सर्दियों में आता है, सबसे अधिक वर्षा कहाँ प्राप्त होती है? उत्तर पूर्वी मानसून अपने देखा ये यहाँ से, तो सबसे ज्यादा वर्षा होती है तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। तमिलनाडु के कोरोमंडल पर सबसे ज्यादा उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। निम्न राज्यों में से किस राज्य में औसत वार्षिक वर्षा जो है सबसे अधिक होती है? देखो, औसत वार्षिक वर्षा जो है अपन कुछ राज्यों के याद कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से अपन आराम से कर सकते हैं। सिक्किम, जहाँ पे बहुत काफी कम वर्षा होती है। अरुणाचल प्रदेश में वर्षा काफी होती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती। जम्मू कश्मीर में भी जो है कम वर्षा होती है, लेकिन केरल में जो है मानसून सबसे ज्यादा जल्दी आता है, और जब मानसून वापस लौटता है तो सबसे बाद में भी कहाँ से लौटता है? केरल से। तो सबसे ज्यादा औसत वार्षिक वर्षा कहाँ की होगी? केरल की हो जाएगी। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य दिशा है। दक्षिण पश्चिम मानसून की क्या दिशा? अपन दिशा ही को तो बोलते हैं मानसून। अपन देखते हैं, देखो 1 मिनट थोड़ा सा मैं बना देता हूँ किस प्रकार से। इस प्रकार से मानसून आता। अब इस मानसून की डायरेक्शन करनी है, आप यहाँ पे एक प्लस बना सकते हो, और ये डायरेक्शन देखो, दक्षिण, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ। तो ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ आता है। तो इसकी दिशा आप यहाँ से देख लो कि होता है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ इसकी क्या होती है? दिशा होती है। भारत में जो ग्रीष्मकालीन मानसून होता है उसकी दिशा क्या होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। आम्र वर्षा क्या? आम्र वर्षा के बारे में भी हमने पढ़ा था, दक्षिण पश्चिम मानसून जो पढ़ा था तब हमने भारत के अंदर ग्रीष्म ऋतु की क्रियाविधि पढ़ी थी। हमने देखा था कि मार्च अप्रैल में क्या होता है? मार्च अप्रैल में क्या होता है? ITCZ जो है वो भारत में प्रवेश करता है। निम्न दाब का क्षेत्र भारत में प्रवेश करता है, तो वहां पे जो है दक्षिणी भारत में क्या होता है? निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उस निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए वहां की हवाएं चलती है, और हवाएं जो कि समुद्र के ऊपर से आती है, तो वहां पे हवाओं में पर्याप्त नमी होती है, और वहां पे जो है दक्षिणी भारत में या दक्षिणी तटीय मैदानों पे क्या होती है? वर्षा होती है। उसको क्या बोला जाता है? उसको आम्र वर्षा बोला जाता है। और भी हमने नाम पढ़े थे। ये तो आम्र वर्षा तो केरल में बोला जाता है। कर्नाटक में वर्षा होती है, उसको क्या बोला जाता है? चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मानसून से पहले होने वाली जो है, मानसून से पहले होने वाली वर्षा को कर्नाटक में क्या बोला जाता है? चेरी ब्लॉसम। या फिर केरल में क्या बोला जाता है? आम्र वर्षा बोला जाता है। तो केरल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को ही क्या बोला जाता है? आम्र वर्षा बोला जाता है। मानसून की उत्पत्ति अरबी भाषा के किस शब्द से हुई है? मौसम शब्द से। भी आंसर हो जाएगा। हमारे देश की कृषि, खेती और कृषि आधारित उद्योग एवं अन्य संबंधित आर्थिक पहलू किस पर निर्भर करते हैं?
अपनी जो खेती है या फिर खेती आधारित उद्योग है वो किस पे निर्भर करते हैं, वो मानसून पर डिपेंड करते हैं। जब मानसून होगा तो खेती अच्छी होगी, और खेती पे जो डिपेंडेंट जो है इंडस्ट्रीज है वो भी क्या होगी, ग्रो करेंगे, तो मानसून पर ही डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रीष्म ऋतु में पौने कहाँ से होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में पौने तो अपन पढ़ते हैं, जो ग्रीष्म ऋतु में जो दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है वो कहाँ से आता है, वो इस तरह से आता है, कहाँ से आता है, वो अरब सागर की तरफ से आता है। अरब सागर की तरफ से आता है, तो अपन करेंगे जल से स्थल की ओर जो है ग्रीष्म ऋतु की पौने चलती है। शीत ऋतु में पौनों का उद्गम कहाँ से होता है, तो शीत ऋतु में पौनों का उद्गम जो है वो अपन देखते हैं कि 30 डिग्री नॉर्थ से आती है। शीत ऋतु में जो पौने चलती है, व्यापारिक पौने, उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, वो स्थल से। ये सब कुछ डिटेल में हमने जो है पिछले वाले वीडियो में पढ़ रखा है, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको हमने पढ़ा नहीं। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा इस तरह से। अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण परिकल्पना, मतलब ITCZ की परिकल्पना किसने दी थी, हमने पढ़ लिया, ये भी फ्लोन ने दी थी, वैज्ञानिक फ्लोन ने जो है इसकी परिकल्पना दी। अगला है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में मानसून की अवधि कितनी होती है, मतलब भारत के अंदर जो मानसून आता है 1 जून में और वापस जाता है, तब तो भारत में कितने दिन रहता है, तो लगभग लगभग 3 महीने भारत में रहता है, लगभग 120 दिन, 100 से 120 दिन जो है वो भारत में मानसून प्रेजेंट रहता है। उसके बाद में काल बैसाखी क्या है, किस प्रकार है। केरल में प्रचलित एक धार्मिक अनुष्ठान सस्य स्वरूप चक्रवात। देखो काल बैसाखी क्या है, इसके बारे में भी हमने जो है पिछले वाले वीडियो में सब कुछ पढ़ रखा है, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसको हमने जो है नहीं पढ़ाया, उसके बारे में डिटेल नहीं पढ़ाई। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको देखें, ज्यादा बड़े नहीं है, 3 ही वीडियो में हमने जो है भारत के जलवायु को कंप्लीट कर रखा है। तो काल बैसाखी एक प्रकार की, आपने ये देखा था कि मई के अंदर या फिर मई लास्ट में जो शुरुआत में क्या होता है, ITCZ जो है पश्चिम बंगाल में जो है स्थापित हो जाता है, और वहां पे जो है गर्म निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए आसपास की हवाएं चलती है, बंगाल की खाड़ी की ओर से हवाएं चल के आती है, और ये हवाएं बहुत तेज होने के कारण एक प्रकार से इसको क्या कहा जाता है, चक्रवाती तूफान कहते हैं, और इस तूफान का क्या नाम दिया जाता है, काल बैसाखी। जेट स्ट्रीम कैसे चलती है, जेट स्ट्रीम मतलब पछुआ पवन है, पछुआ पवन पूर्व से पश्चिम की ओर तरफ चलती है, ये इसका जेट स्ट्रीम जो है वो, जेट सॉरी कहाँ है, जेट स्ट्रीम किसके कारण 2 भागों में बढ़ जाती है, तो हिमालय पर्वत से टकराकर जेट स्ट्रीम जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। अगला है, ला नीना परिस्थिति विकसित होने पर भारत के मानसून में क्या परिवर्तन होगा। ला नीना और अल नीना को बिल्कुल ही डिटेल में पढ़ रखा है। ला नीना से क्या होता है, ला नीना से भारत में जो मानसून होता है वो मानसून ज्यादा प्रबल होता है, और भारत में सामान्य से ज्यादा ठंड होती है और सामान्य से ज्यादा भी बारिश होती है, तो मानसून जो है वो ज्यादा प्रबल हो जाएगा। ये सब कुछ हमने जो है पढ़ रखा है पीछे। दक्षिणी प्रशांत सागर में पेरू के तट, जो पेरू तट कहाँ पे है, वो यहाँ पे ये है, सॉरी अपन इसको, ये जो है साउथ अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका में ये कौन सा देश है, पेरू। तो पेरू तट पर जो है वो, पेरू तट के निकट औसत तापमान में वृद्धि होने की जगह स्थिति को क्या कहेंगे, तो हवाएं जो है इधर चलने लगेगी उल्टी, इसको अल नीनो कहते हैं। ये आप वीडियो में देख सकते हैं कि पहले हमने जो है अल नीनो को किस प्रकार से जो है डिस्क्राइब किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था को मानसून का जुआ क्यों कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है वो मानसून का जुआ कहता है, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। भारत के 60% जो पॉपुलेशन है वो खेती पर जो है वो निर्भर है, और खेती जो है भारत में किस प्रकार की होती है, भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है। भारत में मानसून पर जुआ खेला जाता है, ये कोई ऑप्शन नहीं है। भारत की कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग मानसून पर निर्भर करते हैं, और जब मानसून नहीं होगा, सूखा पड़ेगा, तो क्या होगा, भारत की अर्थव्यवस्था को भी बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है मानसून पर डिपेंड करती है, इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था को मानसून का जुआ कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय अभिसरण परिकल्पना किसके द्वारा दी गई, फ्लोन के द्वारा। अल नीनो की परिस्थितियां विकसित, अल नीनो होने से क्या होगा, जब अल नीनो बढ़ेगा तो भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जब ला नीनो बढ़ेगा तो भारत का जो मानसून है वो ज्यादा प्रबल होगा, इसका मतलब भारत में जो है बारिश ज्यादा होगी, लेकिन जब अल नीनो आएगा तो भारत का मानसून क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखें, क्राइस्ट सेशन किसे कहते हैं। अल नीनो और ला नीनो को संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है, क्राइस्ट सेशन बोला जाता है, अपन याद रखेंगे इसको। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातों की सामान्यतः दिशा क्या होती है, तो जो चक्रवात बनते हैं वो इधर से इधर की तरफ आते हैं, मतलब पूर्व से पश्चिम की तरफ आते हैं। तो इसके बजाय कि पूर्व से पश्चिम आंसर नहीं है, तो आप ये कर लेना, उत्तर से पश्चिम की जगह पूर्व से पश्चिम कर लेना। तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। कौन से राज्य आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में जो है किस प्रकार की जो है जलवायु विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, तो यहाँ पूर्वी तटीय मैदानों पर क्या आता है, चक्रवात आते हैं, और इन तटीय मैदानों पर जो है वो चक्रवातों का सामना करना पड़ता है।
जून के महीने में मानसून के आगमन से वर्षा होती है। जून के महीने में जब मानसून 1 जून को भारत में प्रवेश करता है तो सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है? तो केरल और कर्नाटका के अंदर होती है। केरल और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं होती। तमिलनाडु देखो थोड़ा सा वो ईस्ट की तरफ रह जाता है, लेकिन वेस्ट तट पर कौन कौन से? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका। तो जब जून के अंदर भारत में मानसून एंटर करेगा तो बारिश कहाँ पे होगी? केरल और कर्नाटक के तट पर होगी। भारत में बाढ़ एवं सूखे की सामान्य घटना मानी जाती है। भारत में बाढ़ भी सामान्य है और सूखा भी सामान्य। क्यों? क्योंकि प्रतिवर्ष मानसूनी वर्षा में विषमता देखी जाती है। मानसून की जो वर्षा होती है, कभी मानसून ज्यादा आ जाएगा, कभी मानसून वर्षा कम होगी, और कम होगी तो सूखा पड़ेगा, ज्यादा होगी तो बाढ़ की स्थिति पैदा होगी। तो ये मानसून पर ही डिपेंड करता है कि भारत के अंदर जो है सूखा पड़ेगा या ज्यादा बाढ़ आएगी। ये जो है भारत के अंदर एक सामान्य घटनाएं मानी जाती है। तमिलनाडु में शरदकालीन मतलब शीतकालीन वर्षा अधिकांश तक किन कारणों से होती है? तमिलनाडु में जो है पूर्व मंडल तट पर जो है वर्षा किस कारण होती है? शीत ऋतु में। तो किस कारण होती है? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। उत्तर पूर्वी मानसून कहाँ? ये रहा ऑप्शन नंबर सी। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः होती है। पश्चिमी विक्षोभ से बारिश कैसे होती है? पश्चिमी विक्षोभ पश्चिम से कहाँ चलता है? पूर्व की तरफ चलता है। भारत में पश्चिम से जो है भारत में पश्चिम की दिशा से प्रवेश करता है, पूर्व की दिशा की ओर चलता है, और पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएगा तो बारिश या फिर नमी क्या हो जाएगी? नमी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अपने को क्या करना है कि मात्रा कम होती जाती है। कहाँ से कहाँ तक? तो पूर्व से पश्चिम तक तो आंसर नहीं होगा। पश्चिम से पूर्व की ओर जाएगा तो उसकी मात्रा, वर्षा की मात्रा क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। ये हमने भी पूरी तरीके से इसको जो है डिस्कस कर रखा है। निम्न में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? सबसे कम बारिश कहाँ होती है? तो ये पॉइंट आपको जो है स्टैटिक पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत में सबसे कम वर्षा जो होती है वो लद्दाख की राजधानी लेह में होती है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह। जैसलमेर इसका आंसर बिल्कुल नहीं करेंगे, होती काफी कम है जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर में, लेकिन जो है लेह में सबसे कम बारिश होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा निम्न में से किस स्थान पर रिकॉर्ड की जाती है? सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? तो 1080 सेंटीमीटर तक बारिश कहाँ होती है? वो मेघालय के मासिनराम में होती है। और यहाँ पे अपना जो है वीडियो कंप्लीट हो गया। तो यह भारत की जलवायु को हमने जो है 3 वीडियो में कंप्लीट किया। मुख्यतः अपने जो थ्योरी वाली वीडियो वो 2 ही है। इस वीडियो में हमने जो है महत्वपूर्ण जो MCQ है, ताकि हमने जो पढ़ा है उसका जो टेस्ट लगाना भी जरूरी है। इन्हें आप जो है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पीछे वाले 2 वीडियो देख के आप थ्योरी अच्छे से जो है पढ़े, उसके बाद इन MCQ को लगाए तो आपके MCQ जो है सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए जो है और हमारे जो है बेल आइकन को भी ऑन कर लें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।